पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता टोटली प्यार और भरोसे पे टिका होता है। लेकिन जिस दिन भरोसा टूटता है उसी दिन से परिवार में कलह भी शुरू हो जाता है। लेकिन कलह का जो हश्र होता है इसे सोचने और समझने के लिए किसी के पास शक्ति नहीं बचती है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसी के पीछे कई लोग जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। आज की घटना में क्या था, इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है कानपुर, और उसी का एक थाना पड़ता है डेरापुर, और उसी का एक कस्बा पड़ता है मुंगेशपुर। मैं बात कर रहा हूँ 17 मार्च 2022 का दिन होता है। तो मुंगेशपुर का एक गली होता है जिसमें एक मस्जिद होता है। सुबह सुबह का वही 7 बजे का आसपास का टाइम होता है। तो उसी बीच गली में कुछ लोग जो था बाहर जा रहे होते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है। तभी उसी भीड़ में से एक व्यक्ति जो होता है अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है उसी समय डेरापुर में फ़ोन कर देता है। अब वहाँ के जो थाना प्रभारी होते हैं अखिलेश कुमार जायसवाल, जैसी खबर पाते हैं तो उनके कानों में तुरंत ही जैसे गूंज पहुंचती है तो उनको विश्वास नहीं होता है। अब अपनी दल बल टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद कुछ मिनट बाद उसी मस्जिद वाले गली में पहुंचते हैं तो देखते हैं एक महिला, एक जो होती है लड़की, काफ़ी तेज़ से दहाड़े मारकर वहीं चीख चिल्ला रही होती है। तभी लोगों के द्वारा थाना प्रभारी जो होते हैं अखिलेश को पता चल जाता है कि यह तो व्यक्ति जो होता है यह नरेश है, जिसकी उम्र लगभग 39 से 40 साल के बीच है। और यह जो महिला है यह नरेश की पत्नी राखी है, और राखी की बेटी यह जो होता है अन्नू है। पुलिस जो होती है अब उन लोगों को काफ़ी सत्वाना देती है, समझाती बुझाती शांत करवाती है। पुलिस उस डेड बॉडी का पंचनामा करने लग जाती है। देखती है उस व्यक्ति के डेड बॉडी पर जो गला होता है काफ़ी तेज धार हथियार से किसी का वार होता है, जिस वजह से काफ़ी सारे ब्लड बह रहे होते हैं और इसी वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई होती है। पुलिस जो होती है उस व्यक्ति का काफ़ी ध्यान से देखती है और उस घटनास्थल का मुआयना करती है। लेकिन जब पुलिस घटनास्थल का मुआयना करने लगती है पुलिस को एक अचंभा सा लगता है। पुलिस काफ़ी सोचने लग जाती है कि आखिर जिस व्यक्ति का अगर यहाँ पर बॉडी मार कर डंप किया गया है तो यहाँ पर क्यों ज़मीन पर ब्लड नहीं दिख रहे, ना कहीं पर घसीटने का निशान दिख रहे हैं। पुलिस तुरंत ही समझ जाती है कि इस व्यक्ति की हत्या कहीं और की गई है और बॉडी लाकर यहीं पर डंप किया दिया है। पुलिस के बाद में दिमाग में यह बात तो ज़रूर खड़क से जाती है। लेकिन पुलिस जो होती है अब नरेश की जो पत्नी होती है राखी से पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे पति के साथ यह कैसे और कब हो गया। तो राखी उसी समय कहने लग जाते कि साहब कल शाम के टाइम हमारे जो पति होते हैं नरेश, वह जैसे ही कमरे में दाखिल होते हैं तो शराब की नशे की वजह से वह नशे में काफ़ी धुत होते हैं। उनका इतना हिम्मत नहीं होता है कि वह ढंग से चल पा सकें। लेकिन आकर हम खाना बना रहे तो उसी बीच खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जाकर आराम से गैलरी में एक चारपाई पर सो जाते हैं। अब इसी बीच हम और हमारी बेटी अन्नू दोनों मिलकर खाना खाकर अपने ही कमरे में जाकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही भोर का टाइम होता है तो भोर के टाइम में जैसे उठते हैं तो हमारी नज़र गैलरी में जाती है। देखती है कि चारपाई नरेश का खाली पड़ा है और देखकर अपनी बेटी को आवाज़ लगाते हैं। हमारी बेटी बाहर आती है, लेकिन कुछ मिनटों बाद हमारे कानों में बाहर से जो होता है एक चीखने चिल्लाने की काफ़ी ज़ोर शराबे की आवाज़ आती है। और जैसी आवाज़ सुनते हैं तो पीछे वाले दरवाज़ा खोलकर उसी सड़क पे जाते हैं। देखते हैं वहाँ पर हमारे पति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है और जैसे देखते तो हमारी पहले तरह से ज़मीन सिसक जाती है। और इसी बीच एक व्यक्ति ने सर आपको सूचना दी है और थाना प्रभारी अखिलेश कुमार जायसवाल जैसे सुनते हैं वह सुनकर रात की बात को एक अपने मन में दबा से लेते हैं और उसी समय राखी से पूछने लग जाते हैं कि आपके पति के साथ यह कौन कर सकता और क्यों कर सकता है। तो राखी कहने लग जाती कि साहब हमारे जो असल में पति हैं नरेश, वह मौके पर एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते हैं। उनका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी है और लेकिन उनकी एक आदत इतनी है कि वह शराब पीकर ज़रूर घर वापस आते हैं। लेकिन काफ़ी लोगों के साथ शराब पीते हैं। हो सकता है उनके बड़े बड़े कोई ना कोई दुश्मन पले बड़े हों और उसी में से कोई व्यक्ति उनके साथ ऐसा कर गया है। अखिलेश कुमार कहने लग जाते हैं क्या तुम्हें पता है आखिर उनके साथ ऐसा कौन कर सकता है। वह कहने लग जाते हैं कि साहब हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, उनके साथ किसकी इतनी दुश्मनी थी जिस वजह से उनकी हत्या कर दी। अखिलेश कुमार जो होते हैं अब उसी समय वहाँ लोगों से पूछताछ करते हैं
कि आखिर क्या किसी के ऊपर किसी को शंका हो रहा है, तो वहाँ हर व्यक्ति जो होता है नरेश की दुश्मनी का कोई पता नहीं होता, हर व्यक्ति मना कर जाता है। पुलिस नरेश के बॉडी को अच्छे से पंचनामा करने के बाद अपने सरकारी अस्पताल जो होता है पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। भेजवाने के बाद पुलिस की टीम उसी समय राखी की जो तहरीर पर एक नामजद हत्या के मुकदमा जो होता है दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस की टीम दूसरे दिन जो होता है इस घटना को पर्दाफाश करने के लिए एक टीम का गठन करती है। और इसी टीम के गठन करने के बाद पुलिस को जो शंका होता है वह जाकर राखी जो बेधड़क बात बोल रही थी उस पर जाकर टिक जाता है कि राखी से हमें नहीं लग रहा है कि उसके बात में सच्चाई, हमें ऐसा लग रहा है राखी और उसकी बेटी जो अन्नू है वह अपने अंदर कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर छुपा रखी है। अखिलेश कुमार या जायसवाल जो होते हैं तुरंत ही उसी समय 2 खबरी राखी के गांव भेजते हैं परिवार के बारे में सच्चाई जानने के लिए। खबरी जो होते हैं कुछ मिनटों के अंदर जो होता है अखिलेश कुमार यादव के सामने जो सच्चाई रखते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस की पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। खबरी यह बताने लग जाते हैं कि साहब असल में नरेश जो होता है, नरेश की जो पत्नी होती है राखी और उसकी एक बेटी जो होती है अन्नू, तीनों के बीच जो होता है मनमुटाव ऐसा था कि इनके बीच कभी कभी झड़ाई झगड़े भी हो जाते थे। और यह झड़ाई झगड़े जो होते हैं कब होते थे, किस वजह से होते थे, हमें नहीं पता है। लेकिन अखिलेश कुमार जायसवाल जैसी इस बात को सुनते हैं तुरंत उनको शंका हो जाता है कि हो ना हो इन्हीं तीनों के बीच कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है। इसीलिए पुलिस की टीम अब राखी और अन्नू का मोबाइल नंबर जो होता है CDR डिटेल पूरा निकलवा लेती है। और जब निकलवाती है तो उसी में एक चौंकाने वाला नंबर भी निकल के आता है। पता चलता है अन्नू के सामने एक दुकानदार है अमित कठौरिया, जिसकी उम्र मात्र 23 साल के आसपास है। वह खुद का अपना एक दुकान खोल रखा है और वह चलाता रहता है। और जैसे पुलिस को पता लगता है कि उसी का नंबर से रात में घटना वाले दिन 9 बजे बात हुआ था, पुलिस बिना देरी किए 21 मार्च 2022 को जाती है उसके दुकान से, उसको कस्टडी में लेती है। और जब कस्टडी में लेती है तो पुलिस जैसे अपना पुलिसिया अंदाज पुलिस थाने में अमित के सामने दिखाती है तो पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला नाम भी ले लेता है। वह नाम जो होता है नरेश की पत्नी राखी और राखी की जो बेटी होती है अन्नू का लेता है। पुलिस बिना देरी किए जो होता है अन्नू और राखी को उसके घर से गिरफ्तार करके थाने ले आती है। और जैसे थाने ले आती है राखी और अन्नू जैसे ही अमित को देखते हैं उनके चेहरे का जो रंग होता है पूरी तरह से उड़ जाता है। और पुलिस के तीनों बिना किसी दबाव के अपना जो जुर्म कबूल करते हैं। इससे सुनने के बाद पुलिस को जो होता है अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता है। असल में उत्तर प्रदेश का जो ज़िला पड़ता है कानपुर और उसी का जो होता है डेरापुर थाना पड़ता है और उसी का एक कस्बा पड़ता है मुंगेशपुर और उसी गली में एक मस्जिद होता है। उसी मस्जिद के पास रहने वाला होता है नरेश कुमार, जिसकी उम्र होती है 39 साल के आसपास। और नरेश कुमार की एक अपनी पत्नी होती है राखी और सिर्फ एक इकलौती बेटी होती है, वह होती है अन्नू, जिसकी उम्र होती है 23 साल के आसपास। असल में नरेश जो होता है मौके पर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी होता था। उठने बैठने की वजह से नरेश जो होता है शराब पीने की लत लगा बैठा था। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है राखी अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए सिकंदरा के ही आंगनबाड़ी केंद्र होता है उसी में मौके पर कार्यरत थी। लेकिन कार्यरत होने के बाद थोड़े बहुत जो पैसे होते थे राखी कमा लेती थी, उसको घर लाते थे। लेकिन नरेश जो था इतना पियक्कड़ था कि पियक्कड़ी के लिए जो था अपनी पत्नी की अगर पैसे मांगता हुआ ना देती, कभी कभी उसकी पिटाई भी कर देती, इतना पिटाई करती कि बेसुध कर देते। लेकिन उसकी जो बेटी होती अन्नू वहाँ रहकर इंटर कॉलेज में हाई स्कूल परीक्षा कैसे न तैसे पार कर ली थी। लेकिन जब पढ़ाई के लिए मांग के उसके जो पिता होते नरेश इतने ज़िद्दी हो गया था कि अपनी बेटी को आगे ढंग की पढ़ाई ना कर, जिसकी वजह से अन्नू जो होती है अपने ही माँ के साथ घर गृहस्थी में हाथ बटाना शुरू कर देती है और शुरू भी करने लगती है। समय के साथ जो होता है घर का परिवार जो खर्चा होता है कैसे न तैसे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब नरेश शाम को लौटता ज़रूर शराब की अवस्था की लत की ऐसी अवस्था में लौटता और लौटने के बाद अपनी पत्नी अपने बच्चों को जो होता है काफ़ी बेहतरीन तरीके से कभी कभी दोनों का पिटाई कर देता है। लेकिन इतना आदी हो गया होता है कि कभी भी अगर आता तो ना अपनी बेटी को देखता ना अपनी पत्नी को। अपनी पत्नी के साथ वह रिश्ता जो होता है पति पत्नी वाला बेटी के सामने भी कभी रख देता। बेटी इतनी ललित हो जाती, अपने कमरे में दाखिल हो जाती। अब यही सिलसिला जो होता है बेधड़क नरेश का चलता रहा। लेकिन जो होता है सुबह सुबह के टाइम नरेश प्रॉपर्टी डीलिंग के निकल जाता है। उसकी जो माँ होती है राखी सुबह सुबह के टाइम आंगनबाड़ी निकल जाती, पूरा घर सुनसान रहता। अन्नू जो होती है थोड़ी बहुत काम करने के लिए कढ़ाई बुनाई भी करना शुरू कर देती है और करने भी लगती है। तभी अन्नू के पड़ोस के रहने वाले होते हैं राजकुमार कठेरिया। उनका एक अपना बड़ा बेटा होता है अमित उर्फ राठू।
जिसकी उम्र होती है 23 साल के आसपास। अमित उर्फ राठू का जो होता है अपना खुद का एक किराने की दुकान था। वह दुकान काफ़ी बेधड़क चल भी रहा होता, लेकिन अन्नू को जब मौका मिलता तो सामान लेने के लिए दुकान पे चली जाती। लेकिन अन्नू इतनी खूबसूरत भी देखने में कि अगर उसको कोई भी देखता तो एक नज़र में अन्नू का ज़रूर दीवाना हो जाता। अमित का भी ठीक ऐसा ही हँस रहा हो गया। अन्नू को जैसे ही अमित देखता अपने दुकान पे तो वह अन्य ग्राहकों को छोड़ कर अन्नू के ऊपर भिड़ जाता। अन्नू से कैसे ना तैसे कर बातें करता। लेकिन अमित के अंदर जो होता है अन्नू के लिए प्यार धीरे धीरे उमड़ना शुरू हो जाता है। इसी उमड़ने हुए अवस्था को जो होता है अन्नू भी पहचानना शुरू कर देती है। अन्नू को भी समझने देर नहीं लगती कि आखिर अमित हमें इतना जो होता है बेपनाह चाहता क्यों है। धीरे धीरे जो होता है अन्नू के मन भी अमित समाने लगता है। लेकिन अमित का इतना हिम्मत नहीं होता कि अपने प्यार के इजहार जाकर बेधड़क जो होता है एक दिन अन्नू के सामने रख सकते हैं। लेकिन अन्नू के मन भी यही गूंज रहा था कब आकर अपने प्यार के इजहार अमित हमारे सामने करेगा। तभी वह मौका भी आ जाता है। उसी दिन दोपहर का टाइम होता है तो अमित के दुकान पर मौके पर कोई ग्राहक भी नहीं होता। दुकान बंद करता। बंद करने के बाद अन्नू के घर में जाता, देखता है ना उसकी माँ होती है ना उसके पिता होते हैं, क्योंकि जो होते पिता सुबह 9 बजे निकलता तो कभी रात कभी लौटता भी नहीं जल्दी। लेकिन उसकी जो माँ होती है राखी, वह सुबह चली जाती तो शाम को लौट भी आती। सुनसान घर देख कर अमित जो होता है अब अन्नू के घर में दाखिल हो जाता है। दाखिल होने के बाद तुरंत उसके सामने पहुँचते ही अपने प्यार का इजहार करना शुरू कर देता है। अन्नू जो होती है तुरंत ही कहने लग जाती है, हमें पता था तुम हमसे चाहते क्या हो। उसी बीच अमित कह बैठता है कि हम तुम्हें वो चीज़ दे देंगे जो तुमने आज तक नहीं देखी होगी। दुनिया का सारा सुख तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। और जैसे ही अन्नू अमित की बात को सुनती है उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि इससे अच्छा लड़का हमें नहीं मिल सकता। और उसी दिन से जो होता है दोनों के बीच प्रेम प्रसंग मर पड़ता। मर पड़ने के बाद अमित जो होता है अपने दुकान से कुछ पैसे लेता है। पैसे लेने के बाद एक नया मोबाइल लेता है। वही नया मोबाइल ले आकर अन्नू को गिफ्ट कर देता है। अन्नू उसी दिन से उसी मोबाइल से आए दिन बेधड़क रात में जब मौका मिलता तो अमित से फ़ोन पे लग जाते। फ़ोन पे लगने के बाद अमित और अन्नू के दोनों के बीच काफ़ी बेधड़क बातें होने लगते। बातों में सिलसिला इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच मेल मिलाप करने के लिए काफ़ी तड़फियाँ भी बढ़ जाती हैं। वह दिन भी आ जाता है कि जिस दिन घर में कोई नहीं रहता। उसी बीच अमित शाम के टाइम में अन्नू के घर पहुंचता। तो अन्नू जो थी वॉशरूम करके बाहर निकल ही रही होती, तभी अमित जाता है अन्नू को तुरंत ही पकड़ लेता है। पहले तो अन्नू जो होती है इग्नोर करना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ वक्त बाद अमित का साथ देने भी लगती है। इसी बीच दोनों के बीच जाकर अपने ही घर में अन्नू के साथ संबंध बना देता है। बनाने के बाद दोनों का उस दिन से सिलसिला आए दिन बेधड़क चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि घर में कोई रोकने टकने वाला होता नहीं। जब मन करता अमित का तो अन्नू के घर में दाखिल होकर उसके ही घर में आए दिन संबंध का सिलसिला ऐसे ही जारी रखना शुरू कर देता है। कहते ना दोस्तों कि अगर घड़ा कितना भी भर गया अगर पानी में डालोगे ज़रूर फट भी जाता है। ठीक ऐसे इस घटना में हो जाता है। एक दिन वही लगभग 10 बजे के आसपास का टाइम होता है तो अन्नू जो होता है अपने कमरे में बैठी होती है। तो अमित जो होता है तुरंत ही दरवाज़ा अपना शटर का दुकान गिरा कर उसी समय अन्नू के कमरे में दाखिल हो जाता है। लेकिन अन्नू का कमरे का जो दरवाज़ा होता है वो अमित बंद करना भूल जाता है और दोनों एक ही अवस्था में लिपट जाते हैं। तो उसी बीच अन्नू के जो पिता होता है नरेश कमरे में आ धमकता है और सारा नज़ारा देखते रहता है। तो अमित का जैसी नज़र नरेश के ऊपर पड़ता है तो अमित के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाता है। और जैसे नरेश का नज़र अमित के ऊपर पड़ता है तो उसका गुस्सा शास्त्रीय आसमान पहुँच जाता है। और एकाएक जो होता है नरेश अमित के ऊपर टूट पड़ता है। टूटने के बाद जैसे ही अमित के ऊपर टूटता है तो अमित जो होता है अपने आप को बचा के वहाँ भाग लेता है। लेकिन अन्नू जो होती है अपने पिता के चंगुल में बुरी तरह से फंस जाती है। वह सोचने लग जाती है कि आज हमारे पिता हमें जो होता है मार पीट के अलावा कुछ छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ठीक इसका अन्नू के साथ उल्टा हो जाता है। अब इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो होता है नरेश अपनी ही बेटे के साथ उसी कमरे में जोर ज़बरदस्ती करके संबंध बना देता है। अब इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आए दिन नरेश अन्नू के साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है और लगने में लगता है, क्योंकि अन्नू अगर इधर उधर की बातें करती तुरंत कहने लग जाता है कि तुम्हारी इस रिश्ते की जानकारी पूरे मोहल्ले वाले को चिल्ला चिल्ला के दे देते हैं। जिस वजह से अन्नू जो होती है इस जिल्लत को आए दिन सहना शुरू कर देते हैं। अन्नू जो होती है उसी दिन से अब अमित से बात भी करना बंद कर देती है। अमित उस समय विवश हो जाता है कि आखिर अन्नू ने हमसे इतना ज़्यादा रिश्ता क्यों तोड़ लिया। तभी एक दिन अन्नू जो होता है अपनी गली से गुजर रही होती है तो अमित जाता है दौड़ के उसका हाथ पकड़ लेता है। और जब पकड़ता है तो अन्नू तुरंत अपनी जो बात होती है तुरंत आकर बेवक अमित के सामने रख देती है। अब जैसे अमित सुनता तो उसके पैरों तले से एकदम ज़मीन से खिसक जाता है। अमित सोचने लग जाता कि आखिर यह बात
हमसे तुमने पहले क्यों नहीं बताया। इसका तो हम कुछ ना कुछ हथकंडा ज़रूर अपनाते हैं। लेकिन अमित जो होता है इस बारे में पूछने लग जाता, क्या तुम इस बारे में अपनी माँ से बात की हो। लेकिन अन्नू कहने लग जाती, हमारी हिम्मत नहीं होती कि अपनी माँ से बात करें। अमित काफ़ी दिलासा देता अन्नू को, लेकिन अन्नू की हिम्मत नहीं करती। अन्नू अपने घर में जब भी आती तो काफ़ी बेसुध अवस्था में बैठी रहती, काफ़ी सुनसान में। अब राखी जब भी आती अपनी बेटी को निहारने लगती। वह कहने लगती, बेटी में ऐसा क्या हो गया, क्या बीमारी लग गई जो हमसे अब बात भी नहीं करते। लेकिन काफ़ी प्यार से मीठी मीठी बातों करके एक दिन राखी जो होती अपनी बेटी अन्नू को उलझा लेते। तभी अन्नू जो होती काफ़ी ज़ोर से चीख चिल्ला पड़ती है। वह कहने लग जाती है कि माँ, हमारे साथ ऐसा हो गया जिसके सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और जैसे अन्नू अपने पिता नरेश के रिश्ते के बारे में बात करती है तो राखी के सच में पैरों नीचे से ऐसा लगता है ज़मीन से खिसक जाता है। राखी तुरंत इतनी गुस्सैल हो जाती, गुस्सैली अवस्था में कमरे में जाती। वहीं नरेश होता, नरेश को तुरंत ही झगड़ तकरार करना शुरू कर देती। वह कहने लग जाती है कि तुम जो कर रहे हो इसके लिए तुम्हारे मौत के अलावा कुछ बचा नहीं है। नरेश अपना हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना शुरू कर देता। वह कहने लग जाता है कि हमने जो अपनी बेटी के साथ किया वह पूरी तरह से नशे की हालत में किया, आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन काफ़ी बार नरेश राखी से मन्नतें करता है। राखी जो होती है एक पति के नाते उसका दिल पसीज भी जाता है। अब इस वजह से आए दिन जो होता है अब उस घर में कला होना भी बंद हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। लेकिन एक दिन वही शाम का टाइम हो जाता है तो राखी जो होती है उसको ड्यूटी से आने में काफ़ी लेट हो जाता है। तो जैसे नरेश कमरे में जाता और देखता अन्नू जो होती है चारपाई पर लेटी पड़ी हुई है और जाकर उसके साथ चारपाई पर वहीं पर उसके पौड़े जाता है, उसके साथ वही रिश्ता ज़ोर ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। अन्नू अपने आप को बच बचाव के वहाँ से निकल जाती है। निकल जाने के बाद की सूचना जो होता है जैसे उसकी माँ आती है राखी उसको देती है। अब जैसे ही राखी पाती है भन्ना उठती है। भन्नाने के बाद राखी और अन्नू दोनों मिलकर इस चीज़ की सूचना जो होता है अमित को देते हैं। अमित जैसे ही पाता वह भी उसी समय भन्ना जाता है और राखी उसी समय कह देती है कि आज के बाद हमारी बेटी के सामने उसका पिता नरेश अब नहीं दिखना चाहिए, इसके लिए चाहे जो हो जाए। तभी अन्नू ही कह देती है कि हमारे पिता से हमें जल्द से छुटकारा दिलाओ। और राखी भी कह देती है अमित से, इसके पिता को तुम ही छुटकारा दिला सकते हो। तो अन्नू और राखी मिलकर दोनों जो होते हैं उसी समय नरेश को अपने ही रास्ते से हटाने का फैसला ले लेते हैं। अमित तुरंत ही इनके फैसलों को अपने अंदर समा लेता है। उसी दिन से नरेश को ही उनके ही रास्ते से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। लेकिन उसका जो षड्यंत्र होता है हल भर वह फेल होते चला जाता है। तभी जो होता है 16 मार्च 2022 का दिन होता है। तो उसी दिन शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम में अन्नू और यह जो होते हैं राखी दोनों खाना बना रहे होते हैं। तो वही जो होता है नरेश एकदम नशे की हालत में बेसुध अवस्था में कमरे में दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद अपनी चारपाई पे जाके सो जाता है। लेकिन जैसे ही रात में 11 बजे का आसपास का टाइम होता है तो नरेश अपने चारपाई से उठकर जो होता है वह जाकर अन्नू के चारपाई पर लेटने की कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच अन्नू काफ़ी चीख पड़ती है। चीख होने की वजह से राखी के कानों में खबर पहुंचता है। तो राखी कैसे ना तैसे कर नरेश से अपनी बेटी को छुड़ा लेती है। छुड़ाने के बाद वह शांत तो करवाती है। इसके बाद फ़ोन के द्वारा राखी जो होती है अमित को अपने घर में बुला लेती है। वह कहने लग जाते कि आज के ही बाद हमारा पति हमारे सामने नहीं दिखना चाहिए। तभी अमित जो होता है अन्नू के घर में छिप जाता है। लेकिन जैसे रात का वही 1 बजे का आसपास का टाइम होता है तो देखते हैं कि नरेश जो होता है काफ़ी गहरी नींद में अपनी ही चारपाई गैलरी में सो रहा है। तो अमित जो होता है राखी और यह जो होती है अन्नू तीनों मिलकर जाते हैं नरेश के चारपाई पे चढ़कर उसके गले पर एक तेज़धार हथियार चलाकर वहीं पर नरेश को मौत की नींद सुला देते। सुलाने के बाद उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जहां पर कूड़ा फेंका जाता वहीं पर ले जाकर नरेश के बॉडी को डंप कर देते। इसके बाद अमित अजोतर राखी और साथ में अन्नू अपने अपने चारपाई पे जाकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन सुबह यह नाटक करने के लिए अन्नू और राखी पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने यह जो सच्चाई निकल के आता है, इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है इन तीनों को अपने कस्टडी में लेने के बाद वहाँ के कोर्ट में ले जाती। कोर्ट में ले जाने के बाद इन तीनों पर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर इन तीनों को जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, हम इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।